हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज जरूर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स बताऊंगी ताकि बहुत इजीली आप सभी करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि इसमें हम आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाएंगे ही, साथ ही आपकी पेपर से पहले फुल सिलेबस एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के साथ रिविजन भी हो जाएगी, जहां पर आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताए जाएंगे जिससे इजीली आप एग्जाम में करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फाइनल प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस अपडेटेड मॉक टेस्ट भी है एंड रिवीजन के लिए 5000 एमसीक्यूज भी हैं जिसमें आपको आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलती है, ताकि अगर अभी तक आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चंस के साथ में इजीली क्लियर होते रहे। तो स्टूडेंट्स, लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। आप गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी भी ले सकते हो। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम, कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको हर यूनिट में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक ऐसा कोर्स है जो कि इस कम समय में पेपर वन की हेल्प से आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आईसीटी यूनिट में से पूछा गया। द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ ईच कंप्यूटर इज। सो देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस, आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। जैसे किसी भी पर्सन का एक यूनिक नंबर, आधार नंबर होता है जो कि उनकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, वैसे ही जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है, अब आपको तो पता ही है कि हर एक डिवाइस आज के समय में इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती ही है, तो हर एक डिवाइस को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जो कि आईपी एड्रेस कहलाता है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर यूनिक नंबर, यूनिक एड्रेस ये होता है। ओके, next question is what is the full form of BCR as used in computer related activities। so ये भी ICT यूनिट में से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। BCR की फुल फॉर्म पूछी गई है। सो स्टूडेंट्स, इसकी फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। अब देखो, आप लोगों ने शायद ये नहीं सुना होगा, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपने ये वाला कोड तो जरूर देखा होगा। आप कुछ भी खरीदो, आप चाहे एक कोई 10 रुपए की पेन खरीदो या फिर आप बड़ी सी कोई 100 रुपए की चॉकलेट ही खरीद लो, कुछ भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो मार्केट से, सो उसमें ये कोड बना होता है। एंड जब आप लोग कभी किसी मॉल में जाते हो या फिर किसी भी शॉप पर जाते हो, बड़ी सी शॉप पर, वहां पर बिल जो बनाया जाता है वो इस कोड को इस मशीन से स्कैन करके बनाया जाता है। ठीक है, सो ये वाली जो मशीन है इसको बोला जाता है बार कोड रीडर, और ये जो कोड होता है इसको बोला जाता है बार कोड। ओके, इससे क्या होता है, इसमें सारी डिटेल्स हाइड की होती हैं उस प्रोडक्ट के बारे में जो कि आप लोग इस मशीन से रीड कर सकते हो। राइट, अगर आपने ये देखा है तो जरूर मुझे बताइए। Next question is which of the following is not an example of storage devices। so storage devices पर एक separate वीडियो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज डिवाइसेस, देखो सीडी है, सीडी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग सॉन्ग्स, मूवीज या कोई भी फोटो वीडियोस को स्टोर कर सकते हैं। सेम डीवीडी भी होती है, हार्ड डिस्क में भी ऐसा ही होता है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर लूप पैटर्न। सो ये किसी भी तरह का स्टोरेज के लिए यूज नहीं होता। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। ये होमवर्क क्वेश्चन आपकी तैयारी में मदद करेगा एंड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि फुल फॉर्म बताइए मुझे सीडी की और डीवीडी की। अगर आपको आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो चाहे आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए आंसर को और फिर मुझे कमेंट करके बताइए। इससे क्या फायदा होगा, इससे बाकी स्टूडेंट्स को भी आप मदद कर रहे हो एंड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को याद रहेगा कि हमने उस चीज को टाइप किया था कमेंट में, तो बहुत हेल्प आप लोगों की हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉर्टन। सो नॉर्टन क्या है।
आप सभी ने कंप्यूटर यूज़ किया है, मोबाइल यूज़ किया है, तो आप लोगों ने वायरस का नाम भी सुना होगा। वायरस क्या होता है? कोई भी अनवांटेड फाइल्स अगर हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल में आ जाती हैं, तो उसको वायरस बोला जाता है। एंड वायरस को रिमूव करने के लिए या फिर उसको हमारे कंप्यूटर में अंदर एंटर होने से रोकने के लिए यूज़ होता है एंटीवायरस। एंड एंटीवायरस का नाम है नॉर्टन। ठीक है? आप समझ सकते हो कि ये एक एंटीवायरस का एक ब्रांड है, एक टाइप है, ओके? नाम होता है ये नॉर्टन एंटीवायरस, ओके? आप लोगों के लिए देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं होल्ड पर रख रही हूँ आईसीटी में एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे आप पे वीडियो लेकर आनी है, एक मेमोरी पे आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ और एक आप लोगों के लिए एंटीवायरस एंड वायरस पे सेपरेट वीडियो आएगी। तो इसके अलावा भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि मुझसे अभी तक मिस हो चुके हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी वो सेशंस आपके लिए लेकर आऊँगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इंटरनेट बैंकिंग कैन बी एक्सेस्ड थ्रू। इंटरनेट बैंकिंग को कैसे हम यूज कर सकते हैं? आप सभी ने देखा है आजकल ऑनलाइन हम लोग गूगल पे यूज करते हैं या फिर ऑनलाइन घर पर बैठे ही बैंक के बेनिफिट्स उठा सकते हैं, तो वो कैसे होता है? मोबाइल में यूज कर सकते हो अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है, लैपटॉप में यूज कर सकते हो विद इंटरनेट फैसिलिटी, कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हो विद इंटरनेट फैसिलिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को देखो यहाँ पर कितना लेवल इसका क्या है, आपको क्लियर आइडिया हो रहा होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? कंप्यूटर के अंदर किसी भी डिवाइस की मदद से अगर हम लोग डेटा या इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं, उसमें हमें मदद करती हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है? माइक्रोफोन क्या करते हैं? माइक्रोफोन आवाज हमें अपनी बाहर की आवाज कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर एंटर करने में मदद करता है। कीबोर्ड क्या करता है? कीबोर्ड में जो बटन्स होते हैं उसको अगर प्रेस करेंगे तो वो सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर डालने में हमें मदद करता है। ठीक है? मोज़िला फायरफॉक्स एंड माउस। माउस क्या करता है? माउस आप चलाओगे, किसी भी फ़ोल्डर के अंदर क्लिक करोगे तो आप लोग उस फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों इनपुट डिवाइसेज़ हैं। इसमें पूछा गया है नॉट। नॉट में आ गया मोज़िला फायरफॉक्स, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस भी ये नहीं है। मोज़िला फायरफॉक्स क्या है? ये आप लोगों के पास एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है? मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, आप लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हो अपने मोबाइल फ़ोन में भी, ठीक है? इसके अलावा आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ करते हो। ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो मैं कल ही आपके लिए लेकर आऊँगी, ओके? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन्स अंडर व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र जो है वो किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? ये करता है आपका होम अफेयर्स के अंदर काम। जितने भी मिनिस्ट्री हैं, आपको ये पढ़कर जाना है कि कौन-कौन सी मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है एंड क्या-क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। Next question is at this juncture, the development and environment have become what? They have become opposite to each other. देखो opposite क्यों इसको बोला गया है? अगर हम लोग कंट्री की या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना पड़ रहा है। यानी कि कोई अगर प्रोजेक्ट बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है या फिर कोई कुछ भी चीज़ बनानी है जिससे कि किसी ह्यूमन को हेल्प हो, उसके लिए ईज़ी हो, तो हमें पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना पड़ रहा है, बहुत सारे पेड़ काटने पड़ रहे हैं या फिर अगर लोगों की सुविधा के लिए रोड हमें बनाने हैं, तो भी हमें पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना पड़ रहा है। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, ये ऑपोज़िट हैं एक-दूसरे के। एंड वहीं अगर हम लोग पर्यावरण को बचाने लगेंगे तो ह्यूमन को जो है बेनिफिट्स नहीं मिल पाएँगे। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज। जो पेड़ों के कटान होते हैं उसका क्या परिणाम है? उसका परिणाम होता है डिस्टर्बेंस ऑफ नेचुरल बैलेंस। यानी कि जो देखो आप लोगों को पता है कि आज के समय में मौसम में कितने ज्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना? पेड़ कट रहे हैं जिसकी वजह से बारिश कम हो रही है, हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। नेचुरल बैलेंस जो होता है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। एक्सटिंक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि जो भी मेडिसिन जो औषधि वाले प्लांट्स होते हैं, जिससे जड़ी बूटियां होती हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियों को पहले के जमाने में ठीक किया जाता था, वो भी कट रहे हैं जब हम पेड़ काट रहे हैं या वनों को काट रहे हैं। रेन साइकिल बिकम्स इरेगुलर। आप लोगों को पता है कि बारिश
जो गड़बड़ होती है कि किसी भी समय बारिश हो जाती है, कभी भी तेज गर्मी आ जाती है, ये सब किसकी वजह से है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है एंड आप और भी क्वेश्चन सीरीज मुझसे चाहते हो कि मैं सॉल्व करके लेकर आऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, या पर्टिकुलर टॉपिक पर आपकी कोई डिमांड है तो भी मुझे जरूर बताइए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद व्हाट? सो एनवायरमेंट को यानी कि पर्यावरण का प्रबंधन किस चीज से संबंधित है? सो ये प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन यानी कि संचयीकरण और संरक्षण दोनों से ही जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल हजार्ड? नेचुरल हजार्ड मतलब प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है? अर्थक्वेक, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है, उसके अलावा फ्लैश फ्लड आकस्मिक बाढ़ जो होती है वो भी एक प्राकृतिक आपदा आपदा है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जो हैं ये प्राकृतिक नहीं होती है, ये मानव निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड ग्रेडिंग पैटर्न ऑफ नैक द हाईएस्ट ग्रेड इज व्हाट? सो इसके आंसर पे जाने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि नेचुरल हजार्ड्स कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इस बार देखो भूकंप आया, आप लोगों को पता होगा लेटेस्ट न्यूज कितना ज्यादा अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक का क्या रीजन हो सकता है, ठीक है, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों से सोलर एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा। सो हाईएस्ट ग्रेड ए प्लस प्लस कर दी गई है नैक के द्वारा। नैक की फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं नहीं बताऊंगी, ये भी आपके लिए होमवर्क है जो कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे, वहां पर ही मैं आपको बताऊंगी कि आपका सही है आंसर या गलत है। नैक की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड है, इसमें पूछा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, एंड कारण ये बताया गया है एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्स कोड रिसोर्स, ठीक है। सो इसके कोड्स गिवन है। सो करेक्ट आंसर ये है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लेकिन रीजन जो है वो इसको करेक्टली आइडेंटिफाई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन इकोसिस्टम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इकोसिस्टम आप लोगों को पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि इकोसिस्टम कंप्राइजेस बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सो इकोसिस्टम एक जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। ये एक जियोग्राफिकल एरिया है जहां पर प्लांट्स, एनिमल्स और भी छोटे छोटे जीव जंतु ये सब चीजें क्या करते हैं, रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ बबल ऑफ लाइफ, ठीक है। सो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहें, क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले वो अपने परिवेश से संबंधित सभी पौधे व पशु इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो इसमें डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं, दैट इज 1 and 2। इकोसिस्टम कंप्राइजेस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एंड सोलर रेडिएशन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम। सोलर रेडिएशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब सौर विकिरण जो होता है, सूर्य की जो एनर्जी होती है वहीं से इन लोगों को एनर्जी मिलती है एंड वहीं से इन लोगों को जीवन अच्छे से मिलता है। ये एक क्लोज्ड सिस्टम नहीं है एंड उनकी अपनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मतलब इग्नू। इग्नू से बहुत सारे बच्चे कोर्स करते हैं, ये वही बात की गई है। इग्नू को कब एस्टैब्लिश किया गया, इसको 1985 में एस्टैब्लिश किया गया। सो आप लोगों को पढ़कर जाना है इग्नू के बारे में सब कुछ कि कब एस्टैब्लिश किया गया, किसने एस्टैब्लिश किया, एग्जैक्ट डेट कौन सी थी इसकी एस्टैब्लिशमेंट की। इसके अलावा इग्नू की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इग्नू के लेटेस्ट चेयरमैन या फिर लेटेस्ट अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी कौन कौन सी है, ठीक है। ये सब आपने पढ़कर जाना है, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट इज टीचर वर्किंग फॉर द rehabilitation of disabled children must register themselves with what? They must register themselves with RCI. Next question is the Indian Institute of Advanced Studies situated in, it is situated in Shimla, that is in Himachal Pradesh. Next question is
The regulatory body for distance education in India is, so regulatory body जो कि distance education इंडिया में करवाती है वो है यूजीसी। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो ये यूजीसी, सीबीएसई, आईसी, एआईसीटीई, इनकी आपको रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल फॉर्म सब कुछ पता होनी चाहिए, ठीक है? एग्जाम में जो ऑप्शंस होते हैं ना उनमें थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशंस में फर्क होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए अच्छे से इन चीजों को क्लियर करके जाइएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन में भी हमें हेल्प करता है इग्नू के साथ मिलके। सीबीएसई क्या करता है? ये हमें स्कूल एजुकेशन में प्रोवाइड कराता है। एनसीईआरटी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, उसमें हमें मदद करता है। उसका पूरा करिकुलम सेट करना, सिलेबस सेट करना, ध्यान रखना हर एक चीज का, ये एआईसीटीई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी? देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यूजीसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वैसे ही मैंने आपको बताया इग्नू के फर्स्ट चेयरमैन, करंट चेयरमैन कौन है, कब शुरू हुआ, ये पता होना चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो फर्स्ट चेयरमैन वाज प्रोफेसर एस एस भटनागर। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत पहले पूछा गया था। आई थिंक 2016-17 में पूछा गया था और 18 में इधर पूछा गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि नेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, बेसिक लेकिन एडवांस नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में से। 4 स्टूडेंट्स के यहाँ पर टेबल में दिया गया है OPQR एंड 4 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन ये दिया गया है। ए स्टार का मतलब है एब्सेंट, जैसे कि ये पेपर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट 2 में क्यू जो है एब्सेंट था, सब्जेक्ट 4 में ये वाला स्टूडेंट एब्सेंट था, इस तरीके से। विच स्टूडेंट हैज गॉट 60 to 65% इन द टोटल ऑफ अटेम्प्टेड पेपर? तो देखो 60 और 65% के बीच में किन्होंने स्कोर किया है। अब इसमें आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आप लोग डायरेक्टली इसको देख करके बता सकते हो, ठीक है? वो कैसे? अब देखो, ओवरऑल अगर आप पहले ओ के जितना भी स्कोर है उसको कैलकुलेट करो। देखो मैक्सिमम स्कोर 60 से ऊपर हो जाएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे स्कोर बहुत कम है, 60 और 65 के आसपास नहीं होगा। यहाँ पर 60-65 के आसपास हो सकता है, लेकिन बीच में एक एब्सेंट मार्क है, एंड लास्ट वाले में भी देखो एक एब्सेंट मार्क है, लेकिन फिर भी ये 60 से 65 के बीच में हो सकता है। तो ओवरऑल देख कर ही आपको पता चल रहा है कि हाईएस्ट वैल्यूज कहाँ पर है। हाईएस्ट वैल्यूज ओ में है, तो 60 से लेकर के 65% स्कोर किन्होंने किया है? ओ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टूडेंट हैज गॉट मिनिमम एवरेज मार्क्स? सो मिनिमम एवरेज मार्क्स किन्होंने लिए हैं ये भी आपने देखना है। इसके लिए आपको सबको प्लस करना है। इनको अगर सबको प्लस करोगे तो आपको आ जाएगा 241। इसको अगर प्लस करोगे तो फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 99। नेक्स्ट आ जाएगा 210 और लास्ट आ जाएगा आपके पास 216। ठीक है, सो देखो मिनिमम किसका है? मिनिमम है यहाँ पर पी का स्कोर, दैट इज 99। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डीआई बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर आपके टेबल की जगह पाई चार्ट दिया गया है। So, इसमें देखो पाई चार्ट में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल देखो किसी भी सर्कल में ओवरऑल डिग्री में बात की जाती है। सो किसी भी सर्कल की डिग्री 360 होती है, तो ये आपको याद रखना है। What is the percentage of expenditure on education education out of total monthly expenditure? So अब देखो इस क्वेश्चन में टोटल कितना है? टोटल मंथली एक्सपेंडिचर बोला है। सो टोटल एक्सपेंडिचर है इनका 360, राइट? एंड यहाँ पर पूछा गया है परसेंटेज ऑन एजुकेशन। सो एजुकेशन में है 90%। सो परसेंट में है लेकिन ये डिग्री में है, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इसको आप करोगे 90 बाय 360 इंटू 100। सो जब आप लोग इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 25%। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Okay, next question is, if expenditure on food is 1500, then what will be the expenditure on cloth? So देखो फूड यहाँ पर 170% बताया गया है एंड ये बोला है कि इसमें टोटल 1500 है। ठीक है, सो वैसे ही क्लोथ में बताना है तो 170
का 1500 बनता है, तो 70 का हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये अप्रॉक्सिमेटली आप लोगों का 500 बनता, लेकिन 500 कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो करेक्ट आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। सो इसमें आपको देखो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, बस लॉजिक लगाना था, बिना पेन उठाए भी आप इनको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द गिटारिस्ट आर बियर्ड मेल्स। देखो, जो गिटार बजाने वाले लोग होते हैं वो दाढ़ी वाले मर्द होते हैं, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, इफ ए रिप्रेजेंट मेल, ठीक है, अगर ए बोलता है कि मेल है, बी बताता है कि बियर्ड वाले मेल है यानी कि दाढ़ी वाला पुरुष है, ठीक है, और सी बताता है गिटारिस्ट है यानी कि वो गिटार बजाते हैं। सो करेक्ट आंसर कौन सा है? आपको बताना है कि मोस्ट ऑफ द गिटारिस्ट आर बियर्ड मेल, ये आपको इन कीवर्ड्स के साथ ध्यान रखकर चेक करना है। ठीक है, सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, वेन डायग्राम। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना कैलकुलेट। ए बी सी यानी कि तीनों में थोड़ा थोड़ा पार्ट, यानी कि मेल भी है, बियर्ड वाला मेल भी है और गिटारिस्ट भी है, वैसे ही बाकी दोनों में भी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली इलस्ट्रेट द रिलेशन अमंग कैरेट फूड एंड वेजिटेबल। देखो, कैरेट क्या है? कैरेट एक वेजिटेबल है और एक फूड भी है। ओके, सो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप अगर देखें तो क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखो, ये है मान लीजिए वेजिटेबल, ये है मान लीजिए फूड, फूड के अंदर वेजिटेबल्स आ जाती हैं, वेजिटेबल के अंदर कैरेट आ जाता है। सो ऐसे आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर सेशन पसंद आया तो भी मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।